हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इको फ्रेंडली, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज का पहला सवाल है, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा किसने दी? मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय। आपके ऑप्शंस हैं कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुअल्सन या मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों, सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त इकाई है। यानी जब हम किसी वस्तु की एक एडिशनल यूनिट को यूज करते हैं तो उससे हमको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। फॉर्मूला देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा, इस साइन को कहते हैं डेल्टा। डेल्टा चेंज को दिखाता है और इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। इसकी सीमांत उपयोगिता का जो फॉर्मूला है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे उपभोग की मात्रा में परिवर्तन है। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई। सीमांत उपयोगिता का एक और फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एन टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th आइटम। n क्या है? नंबर ऑफ आइटम यूज्ड या नंबर ऑफ आइटम कंज्यूम्ड है। नेक्स्ट सवाल है, गॉसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? विच लॉ इज नोन एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। आपके ऑप्शन हैं मांग के नियम को, समसीमांत उपयोगिता के नियम को, सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम क्या है। इसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं, उनके द्वारा मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तीसरा सवाल है, मांग का नियम किसके द्वारा दिया गया? लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय। आपके ऑप्शन है मार्शल, पेगू, कीन्स या सोलो। इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों, मांग का नियम हमें क्या बताता है? मांग का नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। दोस्तों, डिमांड फंक्शन होता है प्राइस का, यानी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे। नीचे हमने लिखा हुआ है कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, नॉट प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कीमत पर मांग निर्भर करती है, कीमत मांग पर निर्भर नहीं करती है। अब हम यहां पर जैसे कि देख सकते हैं, एक डिमांड कर्व हमको दिया गया है। डिमांड कर्व में अगर ये सबसे टॉप पॉइंट आप देखेंगे, दोस्तों इसको कैसे डिसाइड करते हैं? अगर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने कभी पढ़ी होगी तो उसमें देखते हैं कि इस पॉइंट से ठीक नीचे एक्स अक्ष पर क्या वैल्यू है और ठीक सामने वाई अक्ष पर क्या वैल्यू है। तो इसके कोऑर्डिनेट वही होंगे, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 30 एंड 20। लेकिन हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। तो यहाँ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे प्राइस है 20 और क्वांटिटी डिमांडेड है 30। यानी जब प्राइस 20 रुपीज है तो आप क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे हैं? 30 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस घट के 15 होती है तब आप क्वांटिटी डिमांड करते हैं 40, यानी प्राइस घट गई और आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। फिर आगे देखिए, जैसे ही प्राइस और घट के 10 रुपीज पे आती है तो आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं। फिर प्राइस घटकर 5 पे आ गई तो आपने और क्वांटिटी बढ़ा दी, 70 क्वांटिटी। तो मांग का नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे प्राइस घटती जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग की गई मात्रा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन हैं बोल्डिंग, सैमुअल्सन, पेरेटो या हिग्स। तो इसका राइट आंसर है हिग्स। तटस्थता वक्र का ढाल होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज। आपके ऑप्शन हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऋणात्मक। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि धनात्मक और ऋणात्मक ढाल क्या होता है। जैसे ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया। अगर कोई कर्व इस तरीके से ऊपर को बढ़ रहा है तो इसको कहते हैं धनात्मक ढाल। धनात्मक ढाल का मतलब यह है कि जब हम इस कर्व में ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी बढ़ेंगी और वाई की वैल्यू भी बढ़ेंगी। अब दूसरा ऋणात्मक ढाल के लिए हम देखेंगे, यानी नेगेटिव स्लोप के लिए, नेगेटिव स्लोप इस तरीके से होता है। यानी इस कर्व में अगर आप नीचे को आएंगे तो एक एक्स पर अगर जो नेगेटिव स्लोप के लिए, आप इस नेगेटिव स्लोप के लिए हम ये देखेंगे, नेगेटिव स्लोप में अगर ये वाई अक्ष की वस्तुएं या वाई अक्ष पे जो यूनिट है वो बढ़ रही होगी तो एक्स अक्ष पे जो यूनिट है वो घट रही होगी। तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र देखो हमको क्या बताता है? तटस्थता वक्र हमको दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को या ऐसे कॉम्बिनेशन को बताता है जिसको प्राप्त करने से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, यानी समान यूटिलिटी मिलती है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ऋणात्मक ढाल क्या होता है, कोई कर्व होगा ऊपर से नीचे, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यानी पॉइंट ए पर y की 5 इकाई यूज हो रही है और x की 1 इकाई यूज हो रही है। पॉइंट बी पर
y की 3 इकाई यूज हो रही है और x की 2 इकाइयां यूज हो रही हैं। वैसे ही पॉइंट C पर हम y की 1 इकाई यूज हो रही है और x की 3। लेकिन तटस्थ वक्र हमको यह बताता है कि उपभोक्ता इन ए बी सी पॉइंट में से किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर चुनेगा तो उसे समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता व्यवहार की गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? यानी कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज गिवन बाय। आपके ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड मार्शल, कीन्स, एडम स्मिथ या जे.आर. हिक्स। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों, गणनावाचक उपयोगिता का सिद्धांत या कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी यह बताता है कि उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत को अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं? गोसेन्स सेकेंड लॉ इज। आपके ऑप्शंस हैं मांग के नियम को, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को, सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सम सीमांत उपयोगिता को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोसेन कौन थे? जो गोसेन एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था हर्मन हेनरिक गोसेन। दोस्तों, गोसेन का द्वितीय नियम, जिसको कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है, यह नियम बताता है कि उपभोक्ता अपनी लिमिटेड इनकम को इस प्रकार खर्च करता है कि अलग अलग वस्तुओं पर खर्च किए गए पैसों से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो समान हो। इसका फॉर्मुलेशन भी हमने यहाँ पे दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, यानी दोनों का रेशियो समान रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी मैंने इसको सूत्र को आपको लिख के दिखाया यहाँ पे, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकट अधिमान सिद्धांत किसने दिया? यानी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज गिवन बाय। आपके ऑप्शंस हैं हिक्स, वॉकर, पॉल सैमुअल्सन या मार्शल। तो इसका राइट आंसर है पॉल सैमुअल्सन। प्रकट अधिमान सिद्धांत या रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार जब एक उपभोक्ता अपने पास उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनने का मौका मिलता है तो वह हमेशा उस विकल्प को चुनता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होता है। प्रेफरेंस मतलब हम पसंद को ही दिखाते हैं। ठीक है, प्रकट अधिमान सिद्धांत पॉल सैमुअल्सन ने 1938 में दिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्युत्पन्न मांग का अर्थ है? डिराइव डिमांड मीन्स। आपके ऑप्शन हैं मुद्रास्फीति के कारण मांग में वृद्धि, वस्तुओं की कुल मांग, अधिक आय के कारण अधिक मांग या उत्पादन के साधनों की मांग। तो इसका राइट आंसर है उत्पादन के साधनों की मांग। दोस्तों, अब व्युत्पन्न मांग को थोड़ा समझते हैं। व्युत्पन्न मांग ऐसी वस्तुओं की मांग होती है जिनका डायरेक्ट कोई अपना यूज नहीं होता, इसका यूज किसी दूसरे लक्ष्य के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कार का टायर है, कार के टायर का अपने आप में कोई अलग यूज नहीं है, इसकी यूटिलिटी कार के साथ है। सेम जैसे सीमेंट है, सीमेंट की यूटिलिटी अपने आप में क्या है? कुछ नहीं है। सीमेंट की यूटिलिटी तब है जब हम कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताएंगे जो मनी की डिमांड है ये किस तरीके की डिमांड है, व्युत्पन्न मांग है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? आपके ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, जेबी से या जे.आर. हिक्स। तो इसका राइट आंसर है जे.आर. हिक्स। थैंक यू दोस्तों।